हाँ भाई, कहाँ थे भाई? टॉर्क स्टार्ट कर दिया था। कंडीशन बता दी थी घुमाने की। घुमाने के लिए क्या चाहिए भाई? हाँ, तो घुमाने के लिए कपल चाहिए। क्या एक हाथ से घुमाना पॉसिबल है क्या? दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब मिनिमम दो फोर्स चाहिए। चाहिए डिफरेंट चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। तो घुमाने की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। टॉर्क वेक्टर फॉर्म में निकालना बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? तो टॉर्क पर क्वेश्चन करते हैं भाई। टॉर्क पर क्वेश्चन करेंगे। पहले वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन लिखे। लिखो फोर्स फोर्स F इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट टू। आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट टू applied on is applied on rigid body is applied on rigid body is applied on rigid body at point 00 at point 00 at point 00 and it will rotate with respect to point with respect one. It will rotate with respect to point 11. Find out torque on rigid body. Torque applied on rigid body. रिजिड बॉडी पे कितना टॉर्क लगेगा ये आपसे पूछ रहा है सब। ठीक है, ये फोर्स लगा दिया आपने कितना, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट टू। ये देख सकते हो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यहाँ फोर्स लगाया। बोला 00 वन वन के रेस्पेक्ट में घूमेगा। बोला टॉर्क बताइए। अब टॉर्क आपको पता है वेक्टर फॉर्म में जाए तो आर क्रॉस एफ होता है। एफ तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, आर नहीं दिया, आर लिखना पड़ेगा। मैं फिर से याद दिला दूं, कल बताया था मैंने आर किस पॉइंट का लिखते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है। किसके रेस्पेक्ट में? जिसके रेस्पेक्ट में घूमेगा। तो घूम रहा है किसके रेस्पेक्ट में? 11। इसके रेस्पेक्ट में 00 का आर लिखो भाई। ये 00 का आर लिखो। बोलो 00 का आर कितना होगा? 00 का आर लिखूंगा तो 0 माइनस 1 आई कैप प्लस 0 माइनस 1 जे कैप। तो भैया पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर आ गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप, और वो एफ आपको दे ही रखा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं एफ एक्स कितना दिया हुआ है 1/√2। एफ वाई कितना है -1/√2। एफ जेड कितना है 0 है। यहाँ पर एक्स कितना है -1, वाई कितना है -1 और जेड का वैल्यू कितना है 0। अब बेसिक तरीका क्या है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वो डिटर्मिनेंट मेथड लगा दो, या वो मेरा वाला तरीका लगा दो, है ना। मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका लिखा। डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए क्या, एफ वाई माइनस वाई एफ जेड, ये जेड एफ वाई माइनस वाई एफ जेड, ये तरीका था ना, है ना। अब इसमें देखो ये जेड 0 है और एफ जेड 0 है, तो ये टाउ एक्स भी 0 आएगा। मैं तो कह रहा हूँ टाउ वाई भी 0 आएगा। ये पहले भी बात बता चुका हूँ, जिस प्लेन में रोटेशन होता है एक्सेस हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। साफ साफ देख रहे हो एक्स वाई प्लेन में रोटेशन है तो एक्सेस तो जेड में आएगी ना। तो आंसर या तो प्लस के आने वाला है या माइनस के आने वाला है। एक्स और वाई कंपोनेंट तो वैसे 0 आएंगे, है ना। फिर भी निकाल लेते हैं अपन। ये देखो एक्स तो निकाल दिया मैंने, वाई भी निकाल देता हूँ। अब वाई कंपोनेंट क्या बोलोगे? ये बोलोगे जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। देख रहे हो जेड 0 है और एफ जेड भी 0 है, तो ये वाई कंपोनेंट भी कितना आ गया 0 आ गया। वाई कंपोनेंट भी 0 आ गया। अब जेड कंपोनेंट बोलेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब एक्स का वैल्यू कितना है साहब -1, एफ वाई का वैल्यू कितना है -1/√2, है ना। वाई का वैल्यू कितना है -1, एफ एक्स कितना है +1/√2। ये ओवरऑल √2 आ गया भैया, ये आंसर आ गया √2। तो आप वेक्टर फॉर्म में आंसर क्या लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में टॉर्क होगा √2 कितना के क्या, आंसर आएगा √2 के क्या। ठीक है, मैं सिंपल प्रॉपर्टी बता दूं, देखो जिस प्लेन में रोटेशन होता है ना, एक्सियल वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है।
तुम्हारी कॉपी के प्लेन में अगर रोटेशन हो रहा है ना, तो एक्सियल वेक्टर होगा कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो बाहर या फिर कहाँ होगा, अंदर। अब साफ डाटा देख के पता लग गया कि एक्स वाई प्लेन में रोटेशन है। अगर रोटेशन एक्स वाई प्लेन में है तो एक्सेस किस में होगा, होगा ना, तो आंसर जेड में आना था, है ना। ये मैंने डायरेक्ट कंपोनेंट निकालने के तरीके आपको, अभी वो कंपोनेंट निकालो ना जिसमें आंसर आने वाला है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। एक्स वाई प्लेन में रोटेशन है तो एक्स वाई निकालो ही मत, सीधे कौन सा निकालो, जेड। ठीक है भाई, तो तरीका क्या था, वो एफ और आर को क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। वो आई क्रॉस आई जीरो हो जाता, जे क्रॉस से जीरो हो जाता, बाकी बच जाता, है ना। और चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कौन सा, एक्स वाला, हाँ एक्स वाला, हाँ ये लिखोगे वाई एफ जेड, आंसर जीरो ही आएगा। वाई एफ जेड जेड एफ वाई, बिल्कुल सही, आंसर जीरो ही है। हाँ बोल। आर कैसे लिखा, आर उस पॉइंट का लिखते हैं जिसपे हाथ लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, और किसके रेस्पेक्ट में लिख, जिसके रेस्पेक्ट में घूमता है। अब घूम किसके रेस्पेक्ट में रहा है, वन वन, और फोर्स कहाँ लगा रहा है, जीरो जीरो, तो जीरो जीरो का मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा वन वन के रेस्पेक्ट में, ये जीरो जीरो का लिखा वन वन के रेस्पेक्ट में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर किस पॉइंट का लिखते हैं, जिसपे फोर्स लगता है, किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में घूमेगा। ठीक है, चलो एक और देता हूँ वेक्टर फॉर्म, आगे सब गई आ रहा है। पंखा बंद करे, एसी चल, ठंडक तो ही नहीं रही, तुम नहाया करो। चलो, गर्मी आ गई, तुम्हें सर्दी लग रही है अभी भी, अब गर्मी आ चुकी है, स्वेटर खोल लो, थोड़ा सा सीढ़ियाँ उड़ियाँ चढ़ के आया करो, लिफ्ट में आ जाते हो तुम, सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, तो गर्मी आ जाना चाहिए यार। आ गई, तो इसको आ गई गर्मी। वो कहाँ गया अपना अभिषेक, अभिषेक भैया नाराज हो गया, मैं, अच्छा इसलिए नाराज हो गया। चलो ये हो गया क्वेश्चन, लिखो अगला, लिखो अगला क्वेश्चन। वो देख के करो, खुद करो, तो देख रहे हो तुम, देख देख के नोट कर रहे हो, नोट नहीं करना, हाथ अपने पेन चलाओ, बुद्धि चलाओ थोड़ी सी। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं ब्लैंक बिल्कुल ढक्कन बंद, सामने जो बोर्ड पे आया छाप लिया, थोड़ा सा पेन चलाओ यार, सोचो, करो, कुछ डाउट आएंगे करोगे तो पूछोगे, फिर कुछ बातें आएंगी, दिमाग खोलो थोड़ा सा। बोले एग्जाम, और एग्जाम के एक दिन पहले वाला दिन बंद हो जाता है दिमाग, सारी सोच खत्म, सोच सोच के मतलब इतना लोड हो जाता है कि सोच ही खत्म हो जाती है। आगे पीछे लिख दे तो आंसर, आंसर भी आगे पीछे हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, लिखना ऐसे ही है। मैंने तेरे से कहा ना, जब एक्स लिखता है तो एक्स में एक्स नहीं आता, वाई और जेड आता है, और सीक्वेंस ये एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, और जेड के बाद एक्स। ये देख, एक्स में वाई जेड, जेड, देख फिर वाई जब आया तो जेड एक्स, एक्स जेड, एक्स आ रहा है तो एक्स के बाद जेड आ रहा है तो जेड में क्या आएगा, एक्स वाई, वाई एक्स। सीक्वेंस यही होना चाहिए। अगर तुझे नहीं याद रख सकता तो पहले जो करता रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में, जो वेक्टर में आज तक क्रॉस प्रोडक्ट में किया है ना, वो काम कर ले, है ना, मुझे याद रहता है, मैं इसी से कर लेता हूँ, है ना, और मेरा आंसर इससे जल्दी आ जाते हैं। इतना पूरा पूरा लिख रहा हूँ, फिर तो मन ही मन में लिखता हूँ, सीधे आंसर लिखता हूँ, बच्चे बोलते हैं क्या हो गया, ये आपको तो आंसर याद होगा। ठीक है, ये करता इसी से हूँ, बच्चे बोलते हैं आंसर याद होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है यार, मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें मैंने क्या किया, मैं तो आंसर में मतलब है तुम्हें, ये तुम्हारा कौन हमारा शीट चेक करेगा तुमने आंसर कैसे सॉल्व किया, बोले इसने क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व किया, इसको ज्यादा नंबर दो, नंबर तो इतने ही मिलेंगे ना। हाँ बोले 26 जनवरी को इनाम मिलेगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, करो जल्दी से, फुर्ती से करके बताओ। देखो फोर्स, फोर्स एफ इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एफ इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, प्लस 4k कैप is applied on, is applied on rigid body
is applied on rigid body at point 231 and it will rotate with respect to point 123 and it will rotate with respect to point 123. Find out torque applied on rigid body. Find out torque applied on rigid body. रिजिड बॉडी पे जो टॉर्क लगाया वो आपको बताना है। टॉर्क लगाया इस पॉइंट पर और घूमता है इसके रेस्पेक्ट में, तो आर लिखना पड़ेगा ना। अरे आर लिखना पड़ेगा। आर किस पॉइंट का लिखोगे? ये 231 का कि 123 का? अरे आर किस पॉइंट का लिखोगे? इसके रेस्पेक्ट में। आर हमेशा उस पॉइंट का लिखोगे जिसमें फोर्स लगता है, किसके रेस्पेक्ट में? जिसके रेस्पेक्ट में घूमता है। लो साहब आर लिखो। आर क्या होगा साहब? आर होगा 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 2 प्लस 1 - 3 के कैप। तो भैया आर वेक्टर कितना आ गया? आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ये आर वेक्टर आ गया। अब एफ वेक्टर है, आर वेक्टर है, मैं सीधे यहाँ पर कंपोनेंट लिखता हूँ साहब, एक्स कंपोनेंट। ये होगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। वाई का वैल्यू 1, एफ जेड का वैल्यू कितना 4, जेड का वैल्यू -2, एफ वाई का वैल्यू -3। ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, -2 आ गया भाई। ये -2। वाई कंपोनेंट लिखोगे तो ये लिखोगे साहब जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। जेड का वैल्यू कितना? जेड का वैल्यू -2, एफ एक्स कितना साहब 2, एक्स कितना 1 और एफ जेड कितना 4। ये -4 ये -8 आ गया भाई। ऐसे ही जेड कंपोनेंट ये होगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। एक्स का वैल्यू कितना 1, एफ वाई कितना -3, वाई का वैल्यू कितना 1, एफ एक्स कितना? एफ एक्स है साहब 2। ये -3 -2 तो -5 हो गया। यानी वेक्टर फॉर्म में अगर मैं आंसर लिखता हूं तो -2 आई कैप -8 जे कैप। ये आंसर आ रहा है। ये टॉर्क का आंसर आपके पास आ गया। आ रहा है टॉर्क? तो समझ रहे हो? तो जाग रहे हो? तो तुम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 टर्म आएंगे। 9 से 3 कैंसिल होगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। बाकी फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा के आंसर लिखोगे। ठीक है। और डिटर्मिनेंट मेथड या तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, भाई सीधे आंसर डायरेक्ट। तो तुम्हें अगर पसंद नहीं आता डायरेक्ट आंसर, याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट करो जैसे आज से पहले करते आए हो। वेक्टर चैप्टर पढ़ चुके तुम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में आता है, जैसे पहले करते थे वैसे करो। ये लो साहब, मैं एक रॉड दे रहा हूं आपको और रॉड पे मैं हाथ लगा रहा हूं भाई। ये रॉड हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। एक हाथ मैंने इस कोने पे लगाया एफ, एक हाथ मैंने इस कोने पे लगाया एफ, एक हाथ मैंने यहां लगाया 2f। ये यहां से कितने पर? L/4 पर। एक हाथ ये यहां पे भी लगा दिया f का, यहां से L/8 पर। है ना, जगह जगह हाथ लगाए मैंने। देखो 4 है ना, इसका मास m है, लेंथ l है, ये रॉड है। फोटो में दिख गया होगा रॉड है। अबे रॉड ही दिख रही है ना, कुछ और तो नहीं दिख रहा। ये लो लेंथ l है। क्या ये कहीं से बंधा हुआ है? क्या ये कहीं से बंधा हुआ है? सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। आपसे बोल रहा है नेट टॉर्क बताओ। नेट टॉर्क और रोटेशन डायरेक्शन, नेट टॉर्क और रोटेशन डायरेक्शन लिख लो, कंडीशन लिख लो। रॉड placed on horizontal smooth surface, rod placed on horizontal smooth surface, placed on horizontal smooth surface, rod placed on horizontal smooth surface. Find out net torque applied on rod, net torque applied on rod
and its direction. And its direction. रॉड पे फोर्स बोल रहा है साहब और डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। रॉड पे कितना फोर्स और डायरेक्शन। ठीक है भाई, तुम्हें पता है कि घुमाने के लिए एक रोकने वाला चाहिए, चलाने वाला चाहिए। रोकने वाला भी है यहाँ, ये देखो ना, ये रोकने वाला एक और ये चलाने वाले तीन तीन। ओवरऑल बोले तो ये ओनली रोटेशनल मोशन नहीं होगा, ये रोटेशनल ट्रांसलेशनल दोनों होगा, है ना। ये रोटेशनल तो देखो ना, ये एफ, ये 2F, एफ चलाने वाले 4F, रोकने वाला 1F, तो 3F तो फिर भी चलाने वाला है ना। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल भी होगा, क्योंकि एक रोकने वाला आ गया ना। तो रोकने वाला भले ही कमजोर हो, है तो सही, तो पलट सकता है ना। तो टॉर्क किसके रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में। हाँ, सेंटर मास। भाई बॉडी कहाँ से घूमती है, जहां से बंदी होती है, नहीं तो कहाँ से घूमती है, सेंटर मास। इस रॉड का सेंटर मास कहाँ है, ये अबे होता तो सेंटर मास कहाँ होगा, बीच में ही होगा यार। अबे है उसी के बीच में होगा, है ना। कहाँ होता है, L/2 पे होता है। ये लो साहब, ये L/2 पे होता है, ये लेंथ L/2 और ये लेंथ भी कितनी, L/2। अब टॉर्क चेक करो कौन इधर घुमाता है। ये 2 कैसे घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये F कैसे घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये वाला F भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। लेकिन ये वाला F कैसा, F एंटी क्लॉकवाइज, डंडे वाला तरीका। ये तो साक्षात डंडा तुम्हारे सामने रखा हुआ है, नहीं होता था तो भी मैं डंडा लाता था, ये डंडा ही रखा है तो, है ना। ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमता है। इस पॉइंट पे फोर्स लगाओ, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। ये F लगाओ, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, है ना। ये F किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। ये वाला F कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब देखो, तीन तीन क्लॉकवाइज वाले हैं, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। लेकिन ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं भाई। नेट टॉर्क निकाल दो भैया, पहले क्लॉकवाइज वाला निकालता हूँ। बोलो क्लॉकवाइज वाला कौन है। वो एक तो वो कोने वाला F, इसकी यहाँ से एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी, L/2। ये भी क्लॉकवाइज वाला, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी, L/4, है कि नहीं है। ये क्लॉकवाइज वाला F, इसकी डिस्टेंस कितनी, ये L/2। ये सेंटर से L/2 होगा, ये L/2 होगा। ये जोड़ दो साहब, नेट कितना होता है, ये हो गया FL/2, ये भी FL/2, तो 3FL/2 हो गया। ये हो गया साहब 3FL/2 क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की बात करो, एंटी क्लॉकवाइज। अब सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर से डिस्टेंस बोले तो L/2 माइनस कितना, L/8 कितना होगा, 3L/8। ये 3FL/8 हो गया। कौन ज्यादा है साहब, क्लॉकवाइज वाला कि एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो नेट टॉर्क कितना होगा, 3FL/2 माइनस 3FL कितना आ गया साहब, ये 9FL कितना, नहीं नहीं 9 क्यों, ये 4 है, हाँ 9 9 9FL/8 आ गया भाई। कैसा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये 9FL/8 कैसा होगा, क्लॉकवाइज। पकड़ में आ रहा है सब। मतलब एक से ज्यादा हाथ लगा रहे हैं तो अपने को सारे हाथों को देखना पड़ेगा कौन किधर घुमाता है ना। सारे सबकी डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी, कौन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब सबकी डायरेक्शन चेक हो जाएगी तो आंसर भी आ जाएगा। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है सर। ये डंडा डंडा, ये सेंटर, एक एंड कहाँ रखो, एक एंड जहां जहां से घूमता है वहां रखो, और दूसरे एंड पे फोर्स लगाओ। ये वाला F कहाँ लग रहा है, ये वाला F इधर लग रहा है, ये F इधर लग रहा है तो ऐसे घुमाएगा ना। और डंडे को देखो, ये सेंटर मास पे एक एंड रखा, एक फोर्स इधर लगाया, तो डंडा ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला हमारा, ये वाला F कैसे घुमाएगा, इधर लगाओ, ये ऐसे घुमाएगा। वो देखो, वो ऊपर वाला F ऐसे घुमाएगा, ये 2F ये भी ऐसे घुमाएगा। फिर रोटेशन डायरेक्शन पता लगा लो, सारे सेम सेम डायरेक्शन वाले घुमाने वाले जोड़ दो, अपोजिट वाला माइनस कर दो, नेट। चलो एक और देता हूँ, एक और देता हूँ, मिटा दूं फोटो, मिटा दूं भाई। ये लो, एक मैं आपको देता हूँ, ये आपको एनुलर डिस्क दिया जा रहा है और वो फिक्स है, अपने सेंटर के अराउंड घूमने के लिए फिक्स है। ये लो, ये इस एक्सेस के लिए घूमेगा, ये क्लेम किया हुआ है साहब, ये क्लेम किया हुआ है, अपने सेंटर से जाने वाली एक्सेस के लिए क्लेम किया हुआ है। ये रेडियस, और साहब ये आउटर रेडियस दे रहा हूं R2,
R1 दिया मैंने 1 मीटर, R2 दिया मैंने 2 मीटर, है ना। अब ये यहां से फिक्स है भैया, डॉट का मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, फोर्स कैसे कैसे लग रहा है देखो। ये पहला फोर्स लगाया मैंने F1 यहाँ 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री, F1 का वैल्यू है 100 न्यूटन। दूसरा F2 मैंने ये लगाया साहब, ये F2, ये F2 लगाया मैंने 500 न्यूटन का। तीसरा F3 लगाया मैंने यहां से 60 डिग्री टेंजेंशियल, ये F3 लगाया मैंने 200 न्यूटन का, ये 200 न्यूटन। एक साहब यहाँ F4 लगा रहा हूँ टेंजेंशियल, ये भी 200 न्यूटन का। वो 500 न्यूटन, ये 200, ये 200 और ये 100। कहाँ कहाँ हाथ लगाए तुम्हारे सामने देखो, सब तुम्हारे सामने हाथ लगा रहा हूँ। बोलो एक हाथ और बढ़ा दूं, बोलो तुम, बढ़ा दूं एक हाथ और, लो एक हाथ और बढ़ा देता हूं। तुम भी क्या याद करोगे, एक हाथ ये लो मैंने इधर लगा दिया, नहीं वो अंदर लगाने का फायदा नहीं होगा ना। अबे एक्सेस पे अगर हाथ लगाते हो तो कोई फायदा होता है क्या? तुम्हें पहले पता है गलत जगह हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे हाथ लगा दिया तो घुमाना पॉसिबल नहीं। ये लो एक F5 और लगा दिया, एक और लगा दिया, एक ही बॉडी पर जगह जगह से हाथ लगाया। बोला नेट टॉर्क बताओ और रोटेशन डायरेक्शन बताओ। नेट टॉर्क और रोटेशन डायरेक्शन देख लो, फाइंड आउट नेट टॉर्क, फाइंड आउट नेट टॉर्क applied on body, net torque applied on body and rotation direction, net torque applied on body and rotation direction, and rotation direction। हाँ भाई ऑनलाइन वालों कर रहे हो? विक्टर, हाँ भाई सुशांत, तो लोग मुंह खोल करके अपनी प्रकृति दिखा देते हैं। नीचे मिला भाई मेरे को, है ना, 1 मिनट बचा हुआ था। मैंने कहा जल्दी करो लेट हो रहे हैं, बोले हाँ सर आप भी लेट हो। तो देखो भाई प्रकृति देखो आदमी की। मतलब दुनियादारी की खबर है, खुद की खबर नहीं है भाई को। दुनिया में क्या हो रहा है ना, खुद को क्या करना चाहिए वो नहीं पता भाई। कितना? 300 न्यूटन इंटू मीटर। चलो करे चेक, कर लिया? रुको, अभी फोटो भी बना रहे हो? अबे तुम, हाँ भाई ऑनलाइन वालों कर रहे हो? चलो चेक करें भाई, विक्टर का आंसर आ गया। चलो चेक करें भाई, ये देखो फोर्स F1, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ये होगा 100 cos 30, और एक कंपोनेंट ये होगा 100 sin 30। बोलो बताओ दोनों में से कौन घुमाने वाला, कॉस वाला कि साइन वाला? ये घुमाने वाला है। और इसका लाइन ऑफ एक्शन तो कहां जा रहा है, एक्सेस और रोटेशन से। क्या ये घुमा सकता है क्या? ये घुमाएगा, ये घुमाने वाला है 100 sin 30। वो F2 पकड़ो, F2 क्या ये घुमाएगा क्या? इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस और रोटेशन से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क कितना होगा, 0, है ना। ये यहां पर देख सकते हो। अब रोटेशन डायरेक्शन यहां पर देखो, ये मैंने कहा ना डंडे वाला तरीका, डंडे का एक एंड यहां रखो और ये फोर्स लगाओ। ये 100 sin 30 कैसे घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये घुमाएगा साहब, है ना। इधर आओ साहब, F4 कैसे घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज,
ये यहाँ पर देखो F3 को देखो, ये कैसे घुमाएगा, ये सेंटर के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज। F5 को देखो, ये भी कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी भैया एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। और उसका तो टॉर्क जीरो होगा, ये तो घुमाएगा ही नहीं। जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास होगा तो ना तो ये घुमाएगा ना F2 घुमाएगा। अब चलो सारे क्लॉकवाइज वाले ऐड कर दो। अब क्लॉकवाइज वाले का टॉर्क बोलो पहले। क्लॉकवाइज वाला ये है फोर्स कितना, 100 sin 30। एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर, भाई R2 के बराबर है। भाई इस वाले का एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना, R2 है ना। ये वाला पकड़ो साहब, ये क्लॉकवाइज वाला F4 और है, ये 200। इसका भी एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना, R2। ये साइन 30 कितना, 1/2। R2 कितना, 2। ये R2 भी कितना, ये R2 भी कितना आ गया साहब, ये भी 2। अब सॉल्व करते हैं, कितना, 2 से 2 कैंसिल, ये 400, ये 500 आ रहा है 500। अरे 500 न्यूटन इंटू मीटर है कि नहीं भाई। ये क्लॉकवाइज आ गया। एंटी क्लॉकवाइज पे आ जाओ साहब, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज को पकड़ो, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में देखो भाई, ये वाले दो हैं, ये कितना होगा, F3 इंटू कितना, R1। ये F3 इंटू R1, ये F5 इंटू R1। डाटा रख दो, F3 था 200, R1 1, ये था 100, R1 1, ये ओवरऑल 300 न्यूटन इंटू मीटर आ गया। तो नेट टॉर्क कितना होगा, 200 होगा। क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये 200 क्लॉकवाइज, 200 न्यूटन इंटू मीटर कैसा होगा, क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो भाई। अरे रोटेशन डायरेक्शन क्लियर हो गया। डंडा तरीका रोटेशन डायरेक्शन के लिए बड़ा आसान, लीवर मेथड, बहुत सिंपल मेथड ऐसा, है ना। और टॉर्क निकालने के लिए सिंपल कंसेप्ट क्या है भाई, मैंने बताया था, दो तरह के केस बताए थे, या तो घुमाने वाला फोर्स इनटू एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, या फिर फोर्स इनटू एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो दिख जाए वो ले लो भाई, दोनों में से जो तरीका लगे, ठीक लगे वो ले लो। चलो एक और देता हूं, ये बना लिया सबने। चलो लैंग्वेज दूंगा मैं, अब तुम बताओगे टॉर्क, मोशन में बताऊंगा, टॉर्क तुम बताओगे। आगे सबका हो गया साहब, 200 आ रहा है, 200। देखो पार्टिकल ऑफ मास m, हाँ ये है ना 200, कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है ना। इस पॉइंट की बता, यहाँ से डिस्टेंस कितनी, R2 है, R2 है ना। तो इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, तो आउटर सरफेस पे लग रहा है ना। जो इनर पे लग रहा है उन पे R1 आ रहा है, जो आउटर पे लग रहा है उन पे R2 आ रहा है। जहां हाथ लगाओगे उस पॉइंट की डिस्टेंस लोगे ना। ऐसे थोड़ी कि हाथ कहीं और लगाऊंगा लेकिन नापूंगा कहीं और से। अच्छा वो 200 तू वो सोच रहा है, वो 200, वो तो एंटी क्लॉकवाइज, वो तो एंटी क्लॉकवाइज में है। जिधर हाथ आते हैं उसी पॉइंट की डिस्टेंस को नापते हैं, कहां से, जहां से घूमेगा। चलो लिखो एक क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m projected with speed u, projected speed u, projected with speed u at an angle theta from horizontal, at an angle theta from horizontal, at an angle theta from horizontal, from horizontal. Find out, find out torque applied on particle, find out torque applied on particle, torque applied on particle at point, at top point of its path, at top point of its path with respect to point of projection, at top point of its path with respect to point of projection, with respect to point of projection, point of projection के रेस्पेक्ट में टॉर्क पूछ रहा है साहब, टॉप पॉइंट। सबको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन है, टॉप पॉइंट के आंसर मांग रहा है साहब, बताओ साहब। ठीक है भाई, ये सबको क्लियर है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ होगा। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होगी भाई, लेकिन फोर्स कहां होगा, फोर्स तो नीचे होगा। अबे होगा, ये फोर्स नीचे होगा mg। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये साहब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसके रेस्पेक्ट में आंसर मांग रहा है साहब। तो बताओ साहब, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा ना, ये कितना होता है, हाँ रेंज का आधा होता है, ये टॉप पॉइंट रेंज का आधा होता है।
तो बताओ साहब टॉर्क कितना होगा? टॉर्क होगा mg इंटू कितना, r/2। मैंने कहा ना फोर्स इंटू एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क निकालने के दो फॉर्मूले बताए थे, या तो फोर्स इंटू एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर घुमाने वाला फोर्स इंटू एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। अब अगर मैं वो दूसरे वाले तरीके से करने जाता ना तो थोड़ा लंबा होता है ना, मुझे वहां पर घुमाने वाला फोर्स मतलब फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ते, ये आर ये लेता, आर ये, तो फिर घुमाने वाला इधर करना पड़ता, आर भी निकालना पड़ता, वो लेंदी होता। ये सीधे दिख रहा है यार, टू एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई आर का वैल्यू रख दो, आर का फॉर्मूला सब जानते हैं, शक्ल से मुझे तुम लोग थोड़े थोड़े पढ़े लिखे दिखाई देते हो। रेंज का फॉर्मूला जानते हो ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया साहब। ये आपके पास देखो, ये जी जी के अंदर जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। टॉर्क आ गया भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पॉइंट पे टॉर्क आ गया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, आ रहा है, अभी समझ रहे हो? ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी टॉर्क की मैं और बताऊं साहब, इक्विलिब्रियम। आज तक हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन, हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ट्रांस क्या होता था, नेट फोर्स जीरो। अब मैं बोल रहा हूँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, तो भैया अगर ये बोलता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, जीरो। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? कुछ अब मैं इक्विलिब्रियम वाले केस देने वाला हूँ, अब इक्विलिब्रियम के केस देता हूँ। इसमें भी क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम करते समय नेट टॉर्क जीरो होगा, तो टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब टॉर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसमें देता हूँ एक क्वेश्चन। आपको बोल रहा है एक रॉड है, ये रॉड मास m लेंथ l, इसको रस्सी से लटका दिया साहब, एक नहीं दो दो, एक रस्सी तो इस कोने पे लटकाई और एक रस्सी थोड़ा सा बीच में लटकाई, है ना। ये साहब रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ l, ये रॉड का पूरा लेंथ l है ना, इसको रॉड बोल रहा हूं साहब, इसका मास m है रॉड का, यहां से ये डिस्टेंस बोल रहा है l/4, इस रस्सी की ये डिस्टेंस बोल रहा है l/4। रॉड मास m लेंथ l, ये दोनों रस्सियों में टेंशन बताना है साहब, ये T1 बताना है और T2 बताना है, ये T2 कितना होगा और ये T1 कितना होगा। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और दोनों तरफ रस्सी है साहब, इधर भी रस्सी उधर भी रस्सी। आपसे बोल रहा है बताइए दोनों में टेंशन बताइए। अगर लटका हुआ है सिस्टम, अबे लटका हुआ मतलब इक्विलिब्रियम है ना, अगर इक्विलिब्रियम है तो बोल रहा है T1 बताइए कितना होगा, T2 बताइए कितना होगा। ये T1 T2 बताना है, इक्विलिब्रियम में T1 T2 बताइए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T1 T2 बताइए। बताइए क्या ये घूम रहा है सिस्टम, तो कौन सा इक्विलिब्रियम? अबे नहीं घूम रहा तो कौन सा इक्विलिब्रियम? और क्या चल रहा है क्या ये? तो दोनों इक्विलिब्रियम है, या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है ना। अब यहाँ पर क्या है, T1 T2 निकालना है, तो एक तो तरीका है कि दो वेरिएबल सॉल्व करो। तो बताया कि इक्वेशन बनाना मुझे पसंद नहीं है ना, मैं जुगाड़ ढूंढता हूँ कोई ना कोई बीच में। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम है, तो किस पॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम है, बोलो किस पॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम है? गलत बात, सेंटर मास नहीं, हर पॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम है ना। यही गलत फहमी है कि सेंटर मास के लिए इक्विलिब्रियम है। भाई वेट सेंटर मास पे लगता है, तो ऐसा नहीं कि सेंटर मास के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम है। मैं इस पॉइंट को देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी, ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं खाली सेंटर मास के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम है। मुझे बताओ क्या ए के रेस्पेक्ट में घूम रहा है क्या, क्या बी के रेस्पेक्ट में घूम रहा है क्या? तो खाली ऐसे क्यों बोलो कि सेंटर मास के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, जब तुम्हें T2 निकालना है ना, तो ए के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम लगा दो साहब, ए के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम लगा दो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा वो T1 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, है ना। और जब तुम्हें T1 निकालना है ना, तो बी के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम लगा दो, वो T2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, अपने आप बिना इक्वेशन बनाए आंसर है ना। मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं तुम्हें फोर्स दिखाता हूँ। एक पॉइंट बोला मैंने ए, एक पॉइंट बोला मैंने सी, और एक पॉइंट बोला मैंने बी। ये सी पर तो क्या लग रहा है, नीचे की तरफ है, ये बी पर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ T2, और ए पर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T1, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस l/4 है,
और ये डिस्टेंस कितना है, L/2 है, मानते है ना। अब इक्विलिब्रियम हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, खाली सी के रेस्पेक्ट में नहीं, ए के रेस्पेक्ट में भी, बी के भी और सी के भी। चलो मैं पहले यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क को जीरो कर देता हूँ। ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलता हूँ नेट टॉर्क जीरो है, तो मुझे ये T1 को टॉर्क देगा क्या? ए के रेस्पेक्ट में T1 का टॉर्क क्या होगा? बच्चे कौन? ये दोनों एक दूसरे के टॉर्क को बैलेंस करेंगे, मतलब mg का टॉर्क बैलेंस होगा T2 के टॉर्क से। बोलो mg का टॉर्क कितना? mg इंटू L/4। T2 का टॉर्क कितना? T2 इंटू L/4 प्लस L/2 होगा कि नहीं? अरे किसके रेस्पेक्ट का आंसर निकाल रहे हो? ए, तो ए से डिस्टेंस लोगे ना, ये L/4, ये L/4 प्लस ये L/2। सॉल्व करो, T2 कितना आता है? ये T2 कितना आया? ये आ गया आपके पास कितना, 3L/4, तो mg/3 आ गया। अब T2 का वैल्यू mg/3 आ गया, है ना। अब T1 निकालने में तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले दो फोर्स और नीचे वाले फोर्स, ऊपर T1 प्लस T2, नीचे mg, T1 प्लस T2 बराबर mg। तो ये अगर एक mg/3 तो दूसरा कितना, 2mg/3, ऐसे भी कर सकता हूँ ना मैं। चलो लीनियर इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को पिक्चर में लाइट निकालूंगा। अब बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क को जीरो कर दो, बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क जीरो कर दो, कर दे भाई। बोलो बी के रेस्पेक्ट में T2 को टॉर्क देगा क्या? बी के रेस्पेक्ट में T2 को टॉर्क देगा क्या? कौन देगा? mg और T1। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? तो mg के टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? T1 का टॉर्क। तो T1 का टॉर्क कितना? T1 इंटू L/4 प्लस L/2, है ना। ये mg का टॉर्क कितना? mg इंटू L/2। समझ पा रहे हो भाई? डिस्टेंस मैंने बी से लिया। बोलो ये T1 का वैल्यू कितना आ गया? T1 का वैल्यू आ गया कितना? 3mg बाय, सॉरी, ये 2mg/3 आ रहा है भाई। अरे आ रहा है, मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम से दोनों आंसर बना दी, है ना। चाहते तो दो इक्वेशन बना के भी कर सकते। एक इक्वेशन बन जाता आपके पास ये T1 प्लस T2 बराबर है, और एक इक्वेशन इनमें से कोई भी एक के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क को जीरो कर देते। मैं क्या करता हूँ कि भैया जब मुझे T2 निकालना है ना, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, और T1 निकालना है ना, तो इसको पकड़ लेता हूँ। इससे क्या होता है, एक वेरिएबल खत्म हो जाता है। स्मार्ट वर्क करो ना, बच्चे सेंटर मास के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब सेंटर मास के रेस्पेक्ट में करोगे तो T1 भी आएगा और T2 भी आएगा। अगर T1 भी आएगा T2 भी आएगा तो इक्वेशन बनेगी ना, तो मतलब एक और बनानी पड़ेगी ना। क्यों बनाऊंगा मैं, तो बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व कर लूंगा ना। अगर T1 पूछता है तो T2 वाले पॉइंट को पकड़ लो, T2 पूछता है तो T1 वाले, है ना। करने में तो ऐसे भी कर सकते थे, दो इक्वेशन बना के कर। और मेरी बात पकड़ में आ रही है ना? आसान तरीका यही है ना। क्यों उलझना है अपने को, अपने को क्यों उलझना है, अपने सोल्यूशन निकालना है ना। तो भैया एक टॉर्क जीरो कर दो, T1 का टॉर्क जीरो कर दो, T1 के रेस्पेक्ट में निकालो बाकी दो का टॉर्क बैलेंस, T2 के रेस्पेक्ट में निकालोगे उसका टॉर्क जीरो, बाकी दो का टॉर्क बैलेंस। मेरी बातें समझ पा रहे हो सब? मैं जो बोल रहा हूँ मुझे सुन रहे हो, जाग रहे हो? खुला दिमाग का ढक्कन। दोबारा बोलूं? अरे बोलूं, दोबारा बोलो। नहीं, कई लोग बाद में एकदम से जागते हैं, अच्छा ये क्या हो गया, होने के बाद देखते हैं। अच्छा अभी तो 2-3 कराऊंगा, घबरा, 2 दिन कराऊंगा, एक से मेरा मन नहीं भरता। कंसेप्ट में सिखाता हूँ, फिर 2 दिन उम्मीद करता हूँ कि तुम करो। तो तरीका भी यही है यार, सीखोगे कैसे तुम? मुझे थोड़ी सीखना है, तो मैंने तो सीख लिया बचपन में, जो करना था मैंने तो कर लिया। अब यहाँ खड़ा हूँ तो तुम्हें कुछ करवाने के लिए खड़ा हूँ ना, और मैं अच्छा नहीं करवा पाया तो फायदा क्या हुआ? मेरा नाम खराब होगा, सीधी सी बात है। तुम अच्छा नहीं कर पाए तो मेरा नाम खराब होगा, तो बच्चे बोलेंगे किससे पढ़े थे। हाँ, मेरा नाम खराब करोगे तुम। हाँ, ऐसा नहीं होने दोगे, शाबाश। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। कहाँ गया, इसके विचार नहीं आए अभी तक? हाँ नेताजी, कुछ विचार? अच्छा, समझ रहा है। अगला क्वेश्चन तू ही करेगा बेटा। आओ आओ, थोड़ा क्लास का टाइम टेबल देखा करो। 1 बजे से क्लास थी आज, 1 बजे, 1 बजे। हाँ 1 बजे थी क्लास, पहली पहली क्लास। तो किसी दूसरे बैच का आ गया बेटा फिर? तेरे साथियों की शक्ल देख, ये इन्होंने कब्जा किया हुआ, तालिबानी बैठे हैं आज यहाँ। ये किसी, एक मिनट एक मिनट भाई, ये अल्फा अचीवर है। तो अल्फा का है क्या? अल्फा बीटा गामा कहाँ का है? उधर जा पूछ, काउंटर पे पूछ, काउंटर पूछ। यूक्रेन से, यूक्रेन से आया भाई, डरा हुआ है वो है। उसमें चारों तरफ रशियन दिख रहे हैं, मतलब वो तालिबानी खतरनाक थे भाई तो।
अमेरिका डर के भाग गया उनसे। ये तो कुछ कर ही नहीं रहे यूक्रेन वाले, तो मतलब रशियन घुसे जा रहे हैं, यूक्रेन वाले कुछ कर ही नहीं, मतलब वो चाह रहे हैं कि जाओ। चलो आओ एक क्वेश्चन और दूं। अच्छा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये T1 T2 को देख के बताओ कौन ज्यादा है। T1 और T2 को देख के बताओ कौन ज्यादा है। जो जितना पास जाएगा ना वो उतना ज्यादा लोड लेगा, मतलब रस्सी की बात कर रहा हूँ, वो सेंट्रो मास के जो जितना पास होगा ना उस पर लोड क्या होगा उतना ज्यादा, है ना। ये दोनों रस्सियां अगर एक इस कोने पर एक इस कोने पर, तो दोनों पर mg/2 होता। ये रस्सियां दोनों एक एक कोने पर होती तो दोनों पे कितना होता है mg/2 कि रस्सियां अलग अलग डिस्टेंस पे होगी, तो जो जितना पास होगा उस पर टेंशन क्या आएगा उतना ज्यादा। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, टॉर्क बराबर आएगा, टॉर्क बराबर आएगा दोनों रस्सियों पर, बैलेंस कर देना यार, है ना। लेकिन टेंशन किस पे ज्यादा होगा, जो ज्यादा पास है। मैं दो टांगों पे खड़ा हुआ हूं, है ना, एक टांग पर दो है मेरे पास, तेरे पास तीन है क्या, तीसरी है तेरे पास, और है तो उसमें खड़ा हो सकता है क्या। ये देख दो टांगे, इस पर लोड mg/2 और इस लोड mg/2, दोनों पर mg/2 लेकिन अब स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये सेंटर मास क्या होगा, सेंटर मास जिसके ज्यादा पास होगा ना उस पर लोड क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब स्ट्रेचिंग कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पे नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलेगा mg/2 से ज्यादा, मतलब सीधे सीधे खड़ा हूं तो यहाँ पर mg/2, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हो जाए, ये टेढ़े, तो जिस तरफ सेंटर मास पास होगा हमेशा उस पर लोड क्या आएगा, ज्यादा। ये रस्सी के केस में भी है, नॉर्मल रिएक्शन के केस में। मेरी बात पकड़ में आ रही है। इसी प्रॉपर्टी पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आया हुआ है एम्स। पहले थ्योरेटिकल करते हैं फिर न्यूमेरिकल देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई इस पर दो क्वेश्चन है साहब, ये दोनों का जवाब दे दो। पहले पहले तो इसका जवाब दो। ये साहब एक रॉड, ये साहब दो रस्सियां, एक रस्सी ये और एक रस्सी ये, है ना। बोलो साहब ये सेंटर ऑफ मास, या दोनों मान लिया बीच में, ये लो ये सेंटर ऑफ मास mg लग रहा है साहब, ये सेंटर ऑफ मास पर, इस वाले की डिस्टेंस है x1, इस वाले की डिस्टेंस है x2, इस रस्सी में टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, इक्विलिब्रियम है भाई, इक्विलिब्रियम है। पहले तो बताओ ये दोनों रस्सियों में टेंशन क्या और टॉर्क क्या होगा, दोनों रस्सियों के से टॉर्क क्या होगा, टॉर्क तो सेम होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं तुमसे x1 मोर देन x2 है तो कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, T1 की T2, है ना। ये T1 लेस देन क्या होगा, मैं बोलूं कि साहब x1 लेस देन x2 है, कौन ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा। अबे जो जितना पास होगा उस पर लोड क्या आएगा, ज्यादा। और अगर मैं बोलूं कि दोनों बराबर बराबर पे होंगे, हाँ तो टेंशन क्या होगा, बराबर। लेकिन तीनों केस में टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू दोनों रस्सियों पर क्या होगा, सेम, इक्विलिब्रियम है ना, टॉर्क सेम होगा, टेंशन अलग अलग होगा। चलो एक और क्वेश्चन है साहब प्रॉपर्टी पर, लट्टू लटका रखा है साहब, अपने एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दीवार, एक रॉड ले रखी, रॉड, और रॉड से बोल रहा है हम तो ये लट्टू लटकाएंगे साहब, ये बल्ब जलाएंगे, बल्ब, ये बल्ब जलाएंगे साहब, लट्टू लटका दिया। एक बार अरेंजमेंट ऐसा है, एक बार अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ये रॉड है, लट्टू तो वहीं लटकेगा जहां लटक रहा था, लेकिन वो सपोर्ट करने वाली जो रस्सी है ना वो अब यहाँ, दूसरे केस में सपोर्ट करने वाली रस्सी यहाँ, तीसरे केस में सपोर्ट करने वाली रस्सी और पास आ, लट्टू वहीं लटक रहा है ना, लट्टू जहां लटकता था वहीं लटक रहा है, ये रस्सी और पास आ गई। और चौथे केस में रस्सी और पास आ गई, है ना। ये देखो एक बल्ब लटकाएंगे अपन, एक लैंप लटकाएंगे, रस्सी और पास आ गई। बताओ साहब, ये बोला मोस्ट सुटेबल अरेंजमेंट बताओ, ये मोस्ट सुटेबल अरेंजमेंट कौन सा होगा, मोस्ट सुटेबल अरेंजमेंट ए बी सी की डी, क्यों ए क्यों। तुम्हें पता है कि इस लट्टू को संभालना है इस रॉड ने, तो भैया हर केस में रिक्वायर्ड टॉर्क तो बराबर है। अब टॉर्क जितना चाहिए वो तो हर केस में बराबर चाहिए ना। इसको बैलेंस करने के लिए टॉर्क देगा कौन, रस्सी का टेंशन। अरे इसको बैलेंस करने के लिए टॉर्क कौन देगा, रस्सी का टेंशन देगा ना। तो जितना पास लाओगे, समझ सकते हो, आर्म की लेंथ जितनी कम करोगे उस रस्सी में टेंशन ज्यादा आएगा ना। तो बताओ इसको बैलेंस करना है, कितना टॉर्क चाहिए, mg इंटू एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। मुझे बताओ ये यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे केस में सेम है कि नहीं। अरे मुझे बताओ सारे केस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है कि नहीं है। तो बताओ यहाँ पर टॉर्क कितना चाहिए मुझे, मुझे बैलेंस करने के लिए टॉर्क कितना चाहिए, कौन करेगा ये रस्सी का टेंशन करेगा ना, ये टेंशन।
इसकी एक्सेस और रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y के बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? है ना? आप खुद बताओ भाई, ये एक्सेस और रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका यही होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये t इंटू वाई होगा सर। बताओ t का वैल्यू कितना होगा? mg इंटू आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय कितना होगा, y। अब जिस केस में y का वैल्यू जितना कम होगा टेंशन उतना ज्यादा आएगा ना। ये चारों फोटो देख के बताओ, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y2, ये हो गया साहब y3, है ना, ये हो गया साहब y4। सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा y कौन सा है? ये y1, y2, फिर y3, फिर y4। टेंशन बताओ सबसे कम किस में आएगा? t1, फिर कौन t2, फिर t3, और फिर कौन होगा t4। मतलब इसको t1 बोल रहा हूँ, इसको t2 बोल रहा हूँ, इसको t3 बोल रहा हूँ, और इसको t4 बोल रहा हूँ। बताओ सबसे ज्यादा टेंशन किस केस में आया? तो बताओ तो सबसे पहले रस्सी अगर टूटेगी तो कौन सी टूटेगी? तो मोस्ट सुटेबल अरेंजमेंट कौन सा हुआ? ए वन हुआ ना। अरे वन हुआ ना, ज्यादा लंबा चलेगा, है ना, वो टिका तो लेगा, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, लोड खूब आएगा। एक तो होता है ना कि यार नेचुरल मस्त, और एक होता है कि टेंशन में जीना। तो समझ रहे हो, जो टेंशन में जीते हैं जल्दी हार्ट अटैक आता है उनको, और वो जल्दी मरते हैं। और जो मस्त रहते हैं वो थोड़ा लंबा जी जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये तुम्हें लट्टू लटकाना है, कौन से केस में रस्सी थोड़ा ज्यादा लंबा चलेगी? सी वाली की टी वाली? ए वाली। सबसे बढ़िया अरेंजमेंट कौन सा है? वाला सबसे बड़ी इवेंट है, ए वाला। समझ पा रहे हो भाई? अरे सीधी सी बात है यार, थियोटिकल बात, जो जितना दूर रहता है ना लोड कम झेलता है, जो जितना पास जाता है ना वो लोड क्या होता है, ज्यादा झेलता है। हम समझ रहे हो? ठीक है, ये तो थियोटिकल बातें बताई मैंने। अब न्यूमेरिकल करते हैं। टेस्ट करना है टॉर्क तुम्हें, एक दो क्वेश्चन और करो टॉर्क पर, इक्विलिब्रियम पर। चलो, अभी जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें रॉड लटकी हुई थी। अब रॉड के साथ साथ मैं कुछ मास भी लटका देता हूँ। ये लो साहब, ये दोनों तरफ रस्सी, है ना, ये एक और लटका दिया मैंने। ये रॉड का मास बोल रहा हूँ m1 है, और ये लटका दिया m2। इसकी लेंथ है साहब l। ये यहाँ इस एंड से लटकाया l/4। T1 और T2 बताना है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है तो बताइए T1 कितना और T2 कितना? T1 और T2 पूछ रहा है आपसे। ऑनलाइन वालों समझ रहे हो? एक बोल रहा है कि यूक्रेन की सैन्य ताकत कम है बहुत। ये विक्टर भाई क्लास वाले बोल रहे हैं कि तेरे को भेज दे, ताकत बढ़ा उनकी जाकर के। अरे कुछ भी ताकत हो, थोड़ी तो ताकत होती है, थोड़ा तो रजिस्ट होता है भाई। ये थोड़ी कि 3 दिन में कोई तुम्हारी कंट्री पे कब्जा कर लेगा, 3 दिन में राजधानी में पहुंच गया। कुछ तो फाइट करो, थोड़ा तो लड़ो झगड़ो। वो उम्मीद कर रहे हैं दूसरा आगे कुछ करेगा हमारे लिए। दूसरा कोई कोई करता है क्या? खुद ही करना पड़ता है। तो धरती पे सारे काम वही अमेरिका उकसाता है लोगों को। वो रशिया के खिलाफ उकसाया, बोले हम तेरे साथ हैं, घबरा मत, बोल दे इसको जो बोलना है, मैं खड़ा हूँ पीछे। वो यूक्रेन उछलता रहा, हम रशिया को बोलता रहा कुछ भी, और कोई भी नहीं गया बेचारे के साथ, कोई भी नहीं गया उसके साथ। वो इंडिया नहीं जाए। वे इंडिया अब थोड़ा क्या है, थोड़ा मतलब वो पहले क्या अपन आइडियल, पहले अपन बोलते थे नहीं हम आइडियल, हम किसी के सही को सही बोलते थे, गलत को गलत बोलते थे। पहले पहले अमेरिका दुश्मन था अपना, तो आजकल वो अमेरिका थोड़ा करने लगा है। मतलब इंडिया पहले क्या अलग रहता था, बोले हम किसी के साथ नहीं, सही को सही गलत को गलत बोलेंगे। पहले इंडिया इस नीति पे चलता था। अब इंडिया भी थोड़ा डिप्लोमेटिक, बोले हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? बोले सारे रशिया से तो आते हैं हमारे, हमारे जो खिलौने आते हैं। अब बंदूक बोल रहा हूँ मैं,
अपने हथियार हथियार हैं। शक्ल से तुम भी ताऊ ही हो। क्या बोलूं मैं, तुम लोगों को ज्यादा अनुभव है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या बोलूं मैं। टेक्निकल नहीं, अब तुम्हें जो करना हो तो तुम कर ही लोगे। आजकल क्या मतलब व्यवस्था हो जाती है। हाँ, वही ऑनलाइन वालों क्वेश्चन कर रहे हो। अब जल्दी बोलो आंसर, समय होने वाला है। 1 घंटे की क्लास है आज। लो भाई, ये क्वेश्चन करो, जल्दी से बताओ। इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे थे हम। चलो घर से करके लाना। शुक्रिया। मस्त रहो। पेपर की तैयारी करो। पेपर में आपको बता दूं मैं, मोमेंटम नेशा भी नहीं आ रहा, वो भी हटा दिया मैंने। सर्कुलर मोशन आ रहा है, सेंटर मास, कोलिजन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और आपका वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम मान लो। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर मास, कोलिजन, उसके बाद में साहब ये सर्कुलर मोशन, मतलब एंगुलर की पूरी प्रॉपर्टी। पावर नहीं आया। क्वेश्चन कितने आने चाहिए तुम देख लो। 3 हफ्ते पढ़ाया तो मैं 18 दिन पढ़ाया, तो कुछ तो मतलब डेली का एक क्वेश्चन तो होगा कम से कम। कुछ तो पूछना तो मुझे, मतलब क्या मतलब। कई बार पेपर बनाने बैठते हैं तो हो सकता है क्या छोड़ू। फिर मैंने क्या किया, थियोरटिकल क्वेश्चन दिए 3-4 इस बार। 4 थियोरटिकल दिए और उसमें एबीसीडी बना दिए। एबीसीडी बना दिए। कुछ तो पूछूं यार, इतनी बातें पढ़ाई तुम्हें, तो कुछ तो पूछूंगा। ये सारे टॉपिकों से, हर टॉपिक से एक एक। कल पेपर खुलते ही दिख जाएगा तुम्हें कौन सा। चलो घर से करके लाओ। चलो भाई, कल मिलते हैं। कल इसको बंद करो। घर से करके लाना।